हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे। और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए जाएंगे, जो कि 1 जनवरी 2021 का पेपर है। इसको हम लोग आज पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे आपको ये आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सीडीपी से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से और भी दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि लैंगिक रूढ़िवादिता से एक क्वेश्चन। तो ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि अगर वो कह रहा है, उनके पिता कह रहे हैं क्या है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, मतलब वहाँ पे वो दिखा रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या कर रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है, यानी कि दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है, बी नहीं सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। कैसी कक्षा में? एक प्रगतिशील कक्षा में। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, या फिर छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यह योजना क्या चीज़ है। तो इसमें जो है, जो शिक्षक जो छात्रों को क्या कर रहे हैं, संघर्ष करते देख कर उनके लिए क्या, क्यों, कैसे प्रदान कर रही है कि फैसला लेती है, ये उसके लिए किसका काम करेगा, छात्रों के लिए। तो ये पाड़ का काम करेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे सहायता कर रही है। तो ठीक है, वहाँ पर सहायता से भी ले सकता है, या फिर पाड़ के लिए। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके रहे, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। और लास्ट है ऑप्शन, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए फटाफट जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, तो बता दें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि विद्यालय जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। यानी कि जब भी बच्चा जो है कि सामाजिक चीज़ों को जब शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो अपने परिवार से और मित्रों से शुरू करता है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, परिवार और मित्र इस तरीके से देगा और पूछेगा क्वेश्चंस में कि इसमें प्राथमिक समाजीकरण का कारक कौन है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बता दें दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। यानी कि बुद्धिमत्ता की जो है विभिन्न दशाएं हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, या अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि प्रथागत जो है नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है।
ठीक है। इसमें आपको कभी कभी प्रथागत देगा, कभी आपको रूढ़िपूर्व, रूढ़िगत, इस तरीके से लैंग्वेज बदल के ऑप्शन यानी कि आपका बदल जाएगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और चीज़ों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है दोस्तों, उसका आंसर दीजिए। तो पूछा गया है क्या कि लेव वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो जहाँ पर भी लेव वायगोत्स्की की बात आ जाती है दोस्तों, वहाँ पर आपके दिमाग में हमेशा 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक, ठीक है, एक सांस्कृतिक यानी कि सोशल कल्चर, और आपका जो है लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर इन चीज़ों से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल रहा है तो बिल्कुल आप करेक्ट जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा है, ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। किस रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरणों में उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी ZPD जिसको कहते हैं, या स्कीमा। तो जीन पियाजे की बात की जाए तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? किसमें पूछा है? पूर्व संक्रियात्मक में। अमूर्त सोच का विकास, विचार या सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है कि विचार में, सोच में उनका केंद्रीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लिखा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या फिर विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास जो है बहुआयामी है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है दोस्तों? तो पूछा गया है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला ऑप्शन सांवेदिक मूर्त और अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक और मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या फिर अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहले सांवेदिक, फिर मूर्त और लास्ट में अमूर्त। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके का ये क्रम होता है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? तो पूछा क्या गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो प्रगतिशील कक्षा में विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यानी कि 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? फर्स्ट, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर अविभेदी समरूपी निर्देशों, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। क्या होगा यहाँ पे बताइए? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। जहाँ पर भी अवसर प्रदान की बात आए वहाँ पर समावेशी शिक्षा में वहाँ पे उस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ पर अलगाव की बात आए, ठीक है, इस तरीके के जो आए तो यहाँ पर क्या है, और अभिमुखी आए तो इस तरीके का जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट में जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को ट्रिक करेंगे, एक एक चीज़ें वर्ड जो है याद करते चलिए, और नेगेटिव और पॉजिटिव का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा।
किसी वीडियो में, पार्टिकुलर वीडियो उस पर एक बना दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, यानी कि दिव्यांगजन के लिए कौन सा शब्द जो है कि यूज किया गया 2016 के अनुसार। तो वहाँ पे क्या मंदित छात्र बोला गया, विकलांग छात्र बोला गया, छात्र जिसे शारीरिक क्या हो, दिव्यांगता हो, या छात्र जिसका क्या है, अशक्त शरीर, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता होती है, ठीक है। ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसका प्रयोग करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि पूछा गया है कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, या असतर्कता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है दोस्तों कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो हैं विविध पृष्ठभूमियों से आए हैं, तो इस तरीके से उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया दोस्तों कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। क्या लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है दोस्तों कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो देखिए दंड देना गलत बात है, और आसान क्रियाकलाप भी देना अच्छी बात नहीं है, और यंत्रवत याद करने पर जोर देना, यानी कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जा रहे हैं। जो ऑप्शन आपके लिए सही हो रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो है कि इस क्वेश्चन को अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम किया रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है दोस्तों कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या फिर के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना हमेशा गलत होता है।
संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना सही है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना ये गलत है, और अनुकरण और नकल करना दोहराना ये भी गलत है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ये एक प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या फिर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, या फिर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि त्रुटियों की जो समझ है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। कब कठिनाई होती है ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए, जब हम क्या करेंगे, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या फिर विषय वस्तु को बहुत रूपों में प्रस्तुत किया जाए तो कब कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विषय वस्तु को अगर हम बहुत रूपों में प्रस्तुत करेंगे तो उनको बच्चों को सीखने में क्या है, कठिनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, और कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संतुलित उत्तेजना हो और कोई भय नहीं हो तो ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है दोस्तों कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत बात। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे जो हैं सक्रिय भूमिका निभाते हैं कहाँ पर, ज्ञान की संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या असफलता अनियंत्रित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि योग्यता जो है सुधार्य है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा अधिगम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है क्या इसमें, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएँ, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो क्या चीज़ बढ़ोतरी करने में सहायक है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अन्वेक्षण और संवाद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, तो बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। लिखा है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रगति कर सकती है। लेवाइगस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रियता, या मनोवैज्ञानिक विकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये हो जाएगा स्वनियमन, यानी कि व्यक्तिगतवाद क्या दर्शाता है, तो स्वनियमन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना सही हुआ ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना आपका सही हो रहा है और कितना आपका गलत हो रहा है।
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है क्या, यहाँ पे देखिए। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर, या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसको हम दोनों पर करते हैं, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर क्या करते हैं, प्रतिरूपित किया जा सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था पूरा आज का कंप्लीट सेशन, यानी कि 1 जनवरी 2021 का पूरा ये पेपर था दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन देखने को उस दिन मिला था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट किसी शिफ्ट का पेपर करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। तो तब तक के मिलते हैं आप अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।